नमस्कार, शाम 5 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में चल रहे चुनाव की। बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग जारी है। सबकी नजर नंदीग्राम पर है, जहां ममता बनर्जी उम्मीदवार है। यहां कांटे का मुकाबला जारी है। उधर ममता बनर्जी अलग अलग बूथ पर जा रही हैं। इस दौरान एक बूथ पर बेहद हंगामा हो गया। बोयाल नाम के बूथ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई जब ममता बनर्जी वहां पर मौजूद थी और दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी होने लगी। इस दौरान बूथ में ममता बनर्जी ने राज्यपाल को फोन किया और शिकायत की कि यहां पर स्थानीय लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। उसके बाद ममता बनर्जी वहां से बाहर आई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और सीधा निशाना साधा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर और कहा कि उन्हीं के निर्देश के तहत केंद्रीय बल जो यहां पर मौजूद है वो लोगों को यहां वोट डालने से रोक रहा है। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन पर वो जैसे बैठ गई हैं बूथ पर जाकर कह रही है वो नाटंकी ड्रामा। वो उसकी एक बूथ में एजेंट नहीं निकल दिया, ये सब एलिगेशन दिया। लेकिन यहाँ उनकी आदमी पत्रकार का ऊपर पथराबाजी किया। इंडिया टुडे का पत्रकार पवन जी इंजर्ड हुआ, उसमें तो एक शब्द नहीं आया। जिस तरीके से पॉलिटिकल जमी खिंचक रहा है। मतदान प्रभावित नहीं होगा क्या ऐसी जगह में अगर मुख्यमंत्री पूरा इलीगल काम की 2 घंटा वोट रोक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी हावड़ा की रैली में नंदीग्राम की इस घटना को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, आंख खोल करके पढ़ लीजिए, कान खोल करके दीदी सुन लीजिए। ये बंगाल की जनता इस चुनाव में आपको सजा दे करके रहने वाली है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और आइए अब सीधा रुख करते हैं नंदीग्राम का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, बोयाल में जो कुछ भी हुआ है उसकी गूंज अब हर जगह सुनाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री तक ने अब उस पर टिप्पणी की है। वो जो हुआ, ममता बनर्जी के रिएक्शन को उनकी हार की घबराहट कह रहे हैं। देखिए, मैं अंजलि मैं आपको बता रहा हूं कि जो हुआ बोयाल में वो क्लियर कट डिवीजन है, क्लियर कट ध्रुवीकरण है, क्लियर कट पोलराइजेशन है। एक तरफ हिंदुओं की भीड़, एक तरफ यहाँ के शंखा मुसलमानों की भीड़, एक तरफ जय श्री राम के नारे, एक तरफ ममता बनर्जी के नारे। ये बहुत क्लियर कट डिवीजन है और मैं बार बार इस बात पे जोर देके कह रहा हूँ, ये कोई बाहरी नहीं है, क्योंकि बंगाल के लोगों को, उनके रहन सहन को, उनकी बोली को मैं सब समझता हूँ। दूसरी तरफ एक और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं शुभेंदु अधिकारी, वो भी उसी बूथ पर आए हैं और अब हम भी वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों का काफिला काफी लंबा हो गया है। तो दोबारा से उस बूथ की तरफ जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आए थे तब भी जो ममता बनर्जी के समर्थक थे वो काफी नारेबाजी कर रहे थे। और अब चूंकि शुभेंदु अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ, अपने सुरक्षा इंतजामों के साथ यहाँ गए हैं,
तो वो भी समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि अब लगभग पोलिंग खत्म होने में, मतदान खत्म होने में लगभग 1-1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। तो ऐसे में आखिरी पलों में कोई भी उम्मीदवार ये नहीं चाहता है कि उसके एक भी मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर ना आ पाए, और यहाँ पर तो संघर्ष वाकई बहुत कड़ा है। तो इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के बाद अब शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, लाइन लंबी नजर आ रही है। जाहिर तौर पर दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो आज सड़कों पर ही रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भी और ममता बनर्जी भी। पहले खबरें आ रही थी शायद ममता बनर्जी अपने रायपाड़ा वाले मकान से नजर रखेंगी, लेकिन जैसे ही कुछ खबरें आई तब वो बाहर निकल आई और शुभेंदु अधिकारी भी लगातार बाहर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी सुबह ही 7:30 बजे, चूंकि यहाँ पर वो मतदाता भी हैं, तो बूथ नंबर 76 में मतदान करने के बाद वो लगातार मोटरसाइकिल से, गाड़ियों के काफिले से घूम रहे हैं। और ममता बनर्जी, जिनके बारे में कहा गया था कि वो आज संभवतः वापस चली जाएंगी, वो भी यहीं पर रुकी हुई हैं और वो अपने पूरी प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जो कि नंदीग्राम में ही मौजूद हैं और वापस से वो बोयला के जो पोलिंग बूथ है जहां पे ये सारा हंगामा हुआ वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी इस वक्त उसी पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। बात करते हैं असम की, जहां 13 जिलों की 39 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 63% वोटिंग हुई है। इस बार कांग्रेस और AIUDF के साथ आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दूसरे चरण में हर किसी की निगाहें बराक वैली पर में पड़ने वाली 15 सीटों पर हैं और पिछली बार बीजेपी ने यहां की 15 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां कांग्रेस के साथ साथ अपनी ही पार्टी के कुछ बागी उम्मीदवारों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि असम में इस बार हाथ मिलाया है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और कांग्रेस ने, और इसके बाद लगातार वहां पर उथल पुथल जारी है। और अब सीधा रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां ममता बनर्जी इस वक्त पत्रकारों को संबोधित कर रही है। And under their instruction, BJP is getting so many provocation, and they are beating the people, they are murdering the people, and they are looting the vote. I think this will create another bad history. In our democracy is the festival of the people. Democracy is the festival of the people. Now, if you don't allow the people to cast their vote, what do you think that election commission? Why people will say the election commission is impartial? My humble regards to election commission, all the members. Please take care. Please take care. What you have done on Nandigram and other parts, don't behave like this in the other time, next time also. Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote, Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? Whatever they can do, they are trying. But I am sorry for them. One day they have to give the result for this. People will give them the befitting result, I can tell you. And for Nandigram and other parts, and for Bengal. आप सुन रहे थे ममता बनर्जी को, जो कि इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर अपील कर रही थी कि आप जो हो रहा है उस बात पर गौर करें। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्पार्शियल है, वो पारदर्शिता रखता है, इसलिए जरूरी है कि वो इस पूरे
वाक्य पर गौर करें। दरअसल हुआ ये था कि नंदीग्राम में एक बोयाल नाम के एक पोलिंग बूथ पे हंगामा हुआ, जिसके बाद ममता बनर्जी जो कि उस वक्त पोलिंग बूथ का दौरा कर रही थी, वो बोयाल नाम के इस पोलिंग बूथ में गई और वहां पर जब वो अंदर थी तो दोनों तरफ के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, नारेबाजी हुई है, दोनों तरफ से काफी नारेबाजी हुई है। और फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र फिलहाल कोरोना के नए मामलों में देश भर में नंबर 1 है और भारत की वैक्सीन सिटी पुणे पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 है। पुणे में पिछले 24 घंटे में 8,553 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 21% मामले पुणे से ही आ रहे हैं। देश के 11.82% मामले इस वक्त पुणे से हैं। वहीं मंगलवार को 6,282 नए मामले आए थे और 45 लोगों की मौत हुई थी। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के 11 नवंबर को 8,593 मामले सामने आए थे। ये कंपैरिजन हम आपको बता रहे हैं। वहीं पुणे में वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की अब तैयारी हो रही है। अगले 3 से 4 दिनों में 318 से 600 सेंटर की बढ़ाने की योजना बनाई गई है। पुणे में अब तक 7.68 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है और महाराष्ट्र के नंदुरबार की बात करें तो वहां पर 15 अप्रैल तक पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों और लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए कई प्रवासी वापस अपने गांव लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। हमारी सहयोगी पूर्वा धारावी की एक गारमेंट फैक्ट्री में पहुंची, जहां 12 कर्मचारी काम करते हैं। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक बीते 15 दिन में इनमें से 7 अपने गांव लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में अब वापस से ऐसी खबरें आ रही है कि शायद कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो ये लॉकडाउन सुन के ही जो पिछले 1 साल में जो भी मजदूर थे वो जैसे अपने अपने गांव चले गए थे, अब मुंबई में भी जो छोटे कारीगर जो काम कर रहे हैं, अब ये लॉकडाउन की खबरें सुनते ही वो भी मुंबई से अब वापस से गांव की ओर चलने लगे हैं। फ़िलहाल हम मौजूद हैं धारावी में, मुंबई की सबसे बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, धारावी में हम मौजूद है और ये एक गारमेंट फैक्ट्री है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मशीनें तो काफ़ी लगी हुई है लेकिन कारीगर काफ़ी कम है। तो इसकी क्या वजह है और कहाँ है ये सब लोग? सर आप हमें बताएं, आप इस फैक्ट्री के ओनर हैं। मशीनें दिख रही है लेकिन लोग नहीं दिख रहे हैं। लोग जो है सब गांव चले गए सिर्फ कोरोना के डर से कि लॉकडाउन हो जाएगा फिर हमें रुकना पड़ेगा। 12 मशीनों में मेरे पास अभी 5 कारीगर हैं और 7 लोग चले गए हैं। और आपने रोका नहीं उनको? हमने उनको रोका कि मत जाओ, अभी और 15 दिन देख लेते, 20 दिन देख लेते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पिछले साल जैसा फिर वही होएगा। पहले भी बोले 1 हफ्ता होगा, फिर 15 दिन हुआ, फिर महीना हुआ। हम रुकने वाले नहीं हैं। ये जो 5 बच्चे हैं इनको हम रोक के रखें, लेकिन ये भी टिकट निकाल रहे हैं कि हमें भी गाँव जाना है। तो काफ़ी लोग परेशान हैं। पिछले साल की जो भी यादें हैं वो दोबारा से ताज़ी हो रही है और दोबारा उनको एक ही जगह पे फंसना नहीं है करके एक करके सब लोग जा रहे हैं। आप हमें बताएं कि क्या आपने भी टिकट निकाली है? मैम संडे के दिन का टिकट है अपना, संडे के दिन टिकट निकलवाना है फिर निकल जाना है ऐसे। क्यों जा रहे हैं लेकिन? क्या होगा मैम, जब काम नहीं चलेगा, लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा? सर आप हमें बताएं कि निकलना क्यों है? क्योंकि जी मैडम डर लगा हुआ है। पिछली बार 1 दिन का अलॉटमेंट हुआ था, फिर 1 साल तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम यहाँ फंस जाएंगे तो यहाँ कौन देखेगा? मेरे बच्चे वहाँ घर से भी फ़ोन आते कि आ जाओ, पिछली बार तो ना हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे मैडम? पिछली बार फंसे थे आप? जी पिछली बार तो फंसे हुए थे, अब फिर फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? उधर महाराष्ट्र के नासिक में बेड न मिलने के चलते धरना देने वाले एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। 38 साल के कोरोना मरीज ने कल ऑक्सीजन मास्क में नासिक महानगर पालिका के सामने धरना दिया था। 1 घंटे के धरने के बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए म्युनिसिपल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रात 12 बजे के करीब उनका ऑक्सीजन लेवल 40% के करीब चला गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।
अब पुलिस और नगर निगम इस बात की जांच कर रहे हैं कि मरीज को धरना देने के लिए किसने उकसाया था। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने कुछ दिन पहले फैसला लिया कि होटल और रेस्टोरेंट अब 8 बजे बंद हो जाएंगे। इसके विरोध में मुंबई में आज कई होटल और रेस्टोरेंट के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए। खास बात यह है कि सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम भी इस विरोध में शामिल दिखे। पिछले 30 दिनों में अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 6.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद कई सारे नए एसओपीज का ऐलान किया गया, जिसमें एक एसओपी ये है कि 8 बजे के बाद जो भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसे बंद करने का ऐलान किया गया था। और उसी के विरोध में आप देखेंगे कि मुंबई के अलग अलग जगहों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कई होटल और रेस्टोरेंट मालिक भी शामिल हैं। और साथ ही साथ एक जो बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, वो यहाँ पर आए हुए हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में शामिल है और यहाँ पर संजय निरुपम सड़क पर जो नियम महाराष्ट्र सरकार की ओर से बनाए गए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। संजय निरुपम से बात करते हैं। सर, आखिर यहाँ पर प्रदर्शन किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? क्या क्या आपकी मांगे? हम देख रहे हैं कि कई पोस्टर्स हैं जिसमें नो लॉकडाउन प्लीज लिखा गया है, पीसफुल प्रोटेस्ट बाय होटलियर्स लिखा गया है। क्या मांगे हैं आपकी? आप क्यों प्रदर्शन हो रही है? जिस तरीके से लॉकडाउन की रोज रोज धमकी दी जा रही है कि लॉकडाउन का नया रोड मैप तैयार हो रहा है, लॉकडाउन फला तारीख से लागू होने जा रहा है, उससे लोग घबराए हुए। और उसके पहले जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लागू किए गए, यानी होटल सारे बंद रहेंगे 8 बजे के बाद, ये सब गलत हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोग तो सिर्फ होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, बाकी सबके कारखाने बंद हो गए, सारी की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो ऐसे में पिछले लॉकडाउन से लोग बहुत तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। फिर से दोबारा लॉकडाउन लाया गया तो इससे ये बर्बादी से फिर निकल नहीं पाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं संजय निरुपम को आप देख सकते हैं कि वो प्रदर्शन में शामिल हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो कई लोग पोस्टर्स और होर्डिंग लेकर भी नजर आएंगे। कई होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जितने भी जो लोकल काम करने वाले लोग हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, जो बैचलर हैं, लाखों लोग ऐसे हैं हमारे मुंबई के अंदर जो बैचलर हैं, जिनके पास बाल बच्चे नहीं है, खाना बना नहीं सकते, कर नहीं सकते, उसके हिसाब से वो लोग 9 बजे के बाद में आते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं, उसके बाद में अपने कारखाने में नहीं तो फुटपाथ पे सो जाते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। अब वो बेचारे परेशान हैं कि हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमको 8 बजे के बाद में बंद किया जा रहा है। हजारों लोग अभी तक प्लान कर चुके हैं। मैं यूपी से हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारे गांव के लोग कम से कम 100 लोग जा चुके हैं अभी तक गांव, डर के मारे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर शुरू है। अलग अलग पोस्टर और होर्डिंग लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से कह रहे हैं कि जो होटल इंडस्ट्री वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, जिनके कारोबार पर इसका नुकसान पड़ा है, वो चाहते हैं कि सरकार इनके बारे में कुछ सोचे। क्योंकि 8 बजे के बाद जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि उनका व्यापार शुरू होता है और ऐसे में जिस तरह से 8 बजे के बाद जो व्यापार है या जिस तरह से होटल्स को बंद करने का फैसला लिया गया है, उससे उनको काफी नुकसान हो रहा है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के तहत 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगना शुरू हो गया है। अनुमान है कि इस उम्र के लोगों की संख्या 34 करोड़ है। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आए हैं, वहां 100% टीका लगाया जाए। आज बड़ी संख्या में 45 के ऊपर के लोग टीका लेने टीकाकरण केंद्रों में पहुंचे। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कोरोना का टीका लेने आए हुए हैं और अब तक ये था कि 45 से ऊपर के लोग जिनके पास कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट है वही टीका ले सकते हैं। लेकिन आज से 45 के ऊपर जो भी लोग हैं वो देश में तमाम इलाकों में टीका ले सकते हैं। ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। हमारे साथ अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीप्ति भूत है जी। आपने कोविन पे रजिस्टर करवाया? आरोग्य सेतु पे। आरोग्य सेतु पे। हाँ, और ये कब करवा लिया था रजिस्ट्रेशन? कल। अब सब वैक्सीन को लगाना चाहिए क्योंकि इसके बिना देयर इज नो वे अहेड। बिना वैक्सीन के आगे कोई तरीका नहीं। एंड इट इज वेरी सेफ एंड एवरीवन शुड डू दैट आई थिंक। एंड आज हमारी एलिजिबिलिटी है सो वी हैव कम। 2 वैक्सीन लगने के बाद होगा तो अगर कोरोना ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अगर होगा तो भी पर उस लेवल पे नहीं जाएगा कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। यही सब चीजें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन लगने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। अगर होगा मगर आपको बहुत सिवियर नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ये प्राइमस हॉस्पिटल है चाणक्यपुरी में, जहाँ पे लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। आपको इसमें तमाम उम्र के लोग भी दिख रहे होंगे, लेकिन आज इसलिए ये चीज़ें नहीं हो जाती क्योंकि
तीसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है और तीसरे चरण में हमने देखा कि फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहले मौका दिया गया, फिर 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर के जो लोग कोमॉर्बिडिटी वाले लोग थे उनका नंबर आया और अब 45 से ऊपर कोई भी टीका करवा सकता है। और इस तरीके से सुबह से ही लोग जो हैं वो जुटने शुरू हो गए। आप देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर जुटे हुए अपनी बारी के इंतजार में हैं और जिन लोगों से हमने बात की वो तमाम वो लोग हैं जिनका नंबर आज आया है, यानी 45 के तो हैं लेकिन कोमॉर्बिड वाली स्थिति उनके साथ नहीं थी, तो आज नंबर आया तो टीका लगवाना है। कोशिश यही कि कोरोना जैसी महामारी से एक बचाव हो पाए और ये भी आंकड़ा कहता है कि 45 साल से ऊपर के तमाम लोग जो अभी डेथ्स रिपोर्ट हो रही है उसमें 90% वो लोग हैं जो 45 साल से ऊपर हैं। लिहाजा इसकी शुरुआत आज से हो गई है औपचारिक तौर पे और कुछ लोग वॉक इन पे आ रहे हैं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कुछ लोग पोर्टल पे भी जाकर करवा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर लोग जो हैं वो फिलहाल जो है वो टीका केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना का टीका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जा सके, इसके लिए दिल्ली के कई आरडब्ल्यूए ने कुछ अस्पतालों के साथ समझौता भी किया है। आरडब्ल्यूए इन अस्पतालों को रोज टीका लगवाने वालों की लिस्ट भेजते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ग्रेटर कैलाश दिल्ली का इलाका, वहां के ई ब्लॉक में आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट से बात की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में काफी भीड़ है, लेकिन आरडब्ल्यूएस भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने सोसाइटी के लोगों को, अपने जो लोग उनके आरडब्ल्यूए में हैं, उनको कैसे वैक्सीनेट करवाया जाए, क्योंकि सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन मना कर रखा है। तो अब अस्पताल तक कैसे पहुंचे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। हमारे साथ आरडब्ल्यूए ग्रेटर कैलाश ई ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मैं संजय आनंद। संजय जी, आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन को बिल्कुल मना कर रखा है, तो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं उनको जाने में परेशानी है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी है उनको। तो हम लोग यहाँ से हमने 2 हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है, एक वन इज़ फिनिक्स एंड सेकंड इज़ SCI हॉस्पिटल। तो इन दोनों से टाई अप करके हम लोगों का पूरा एक प्रॉपरली एक लिस्ट बना के उनका रजिस्ट्रेशन करा के देन वी गो, उनको हम हॉस्पिटल वालों को अपनी लिस्ट भेजते हैं। नेक्स्ट डे फिर वो लोग जाते हैं, 20-20 आदमी की हमने लिस्ट बना के दी हुई है, तो वहाँ पे उनको वैक्सीनेट वो लोग करते हैं। तो हाँ। आप लोग ये पूरा जो प्रोसेस है ऑनलाइन करते हैं, किसी को आपके पास खुद चलकर नहीं आना होता, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? हाँ, वो हमें व्हाट्सएप पे अपना डाटा सारा भेज देते हैं, वो लोग हमें व्हाट्सएप पे सब लोग भेजते हैं, तो उन्हीं को हम ऑनलाइन सारा कुछ करके हम उनको हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसमें हमारी एक यहाँ पे मिस हमारी पुनीता जी हैं जो हमारे ब्लॉक में हैं, यहाँ पे हमारे रेजिडेंट्स हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे काफ़ी हेल्प उन्होंने हमारी करी है। सारा डाटा वाटा जो भी कुछ है सब पुनीता जी ने बना के टाई अप करके सब कुछ उन्होंने वहाँ पे भिजवाया था हमारे साथ मिलकर। अच्छा, तो वैक्सीनेशन के लिए आप लोग वहाँ पर उनको लिस्ट जो हॉस्पिटल को भेजते हैं, तो जिनका नाम होता है वो अगले दिन जाके वैक्सीनेट करवा लेते हैं? हाँ, जिनका वहाँ पे नाम दिया जाता है वो पर्टिकुलरली उनको टाइम देते हैं, इस स्लॉट में वो उनको आप भेज दीजिए। तो 20 पीपल्स का स्लॉट बना के इस टाइमिंग हम उनको हमें टाइमिंग एक दिन पहले बता देते हैं, तो नेक्स्ट डे हम उन टाइमिंग के आधार पे उनको लोग वहाँ पे हम भेजते हैं। सर, कैसा आप लोगों में देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह है क्या वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि आज से 45 ईयर्स का भी शुरू हो गया अब आपको, तो लोग आ रहे हैं आपके पास, अप्रोच कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए? डेफिनेटली उत्साह तो है लोगों में कि हमें सारे लोग वैक्सीनेट अपने हो जाएं, सबको उत्साह है। तो सब लोग अपने आप ही हमें कॉल करके बताते हैं कि प्लीज़ आरडब्ल्यू हमारी मदद करिए, तो उनकी मदद हम लोग करते हैं।